तो कहानी की शुरुआत होती है बच्चों कॉलोनियल रूल से, जिसमें हमने देखा था कि कॉलोनियलिज्म करके एक कॉन्सेप्ट था जिसमें ब्रिटिश एक कॉलोनी की तरह हमारे भारत देश को संभालते थे और वो हमारे देश के सारे इकोनॉमिक या सोशल डिसीजंस लिया करते थे। तो इस एक सिस्टम को जिसमें रूरल कंट्री एक कॉलोनी को कंट्रोल करता है कहते थे कॉलोनियलिज्म। फिर हमने ये देखा कि किस प्रकार से हमारी इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स थे इंडिपेंडेंस से पहले। तो हमने बोला था कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर एक मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, यानी कि हमारी इकोनॉमी एग्रीरियन इकोनॉमी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। दूसरा हमने देखा था कि हम बहुत ज़्यादा जो क्रॉपिंग करते थे वो सबसिस्टेंस फार्मिंग के फॉर्म में करते थे, यानी कि हम जो भी क्रॉप्स उगाते थे वो अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए उगाते थे, बेचने के लिए नहीं उगाते थे। तीसरा हमने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर हम फेमस थे अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए। और चौथा हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट थी, सेल्फ रिलायंट थी, यानी कि किसी बाहर वाले देश पर उसको ज़्यादा रिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और हमें सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। देन फिर हमने अपना टॉपिक शुरू करा था एग्रीकल्चर सेक्टर का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इंडियन इकोनॉमी के माने जाते हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जिसमें सबसे पहला पॉइंट था जमींदारी सिस्टम्स का। जमींदारी सिस्टम यानी कि लैंड टेन्योर सिस्टम, जिसमें कुछ जमींदार इंटरमीडियरी की तरह रोल प्ले करते हैं जो ब्रिटिशर्स और स्मॉल फार्मर्स के बीच की एक कड़ी होते हैं, जहां पर जमींदार लगान वसूल करते हैं स्मॉल फार्मर्स से और फिक्स डेट को डिपॉजिट कर देते हैं ब्रिटिशर्स को। तो इस तरह के सिस्टम को हमने देखा था जमींदारी सिस्टम। दूसरा फीचर हमने देखा एग्रीकल्चर में कमर्शलाइजेशन, जिसमें ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे फार्मर्स को कि आप ज्यादा से ज्यादा कैश क्रॉप्स को उगाएं सो दैट उस कैश क्रॉप को बेचकर ब्रिटिशर्स को फायदा हो सके। तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पर कवर करा था लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी और उसके कुछ कारण थे। कारण नंबर 1 कि हमारी टेक्नोलॉजी बेकार थी, हम इरिगेशन सुविधाओं का अच्छा उपयोग नहीं करते थे, हम बहुत ज़्यादा रेनफॉल पर डिपेंड होते थे। इसके अलावा कोई ज़्यादा इंसेंटिव नहीं था एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करने का, और साथ ही साथ हमारे टेक्नोलॉजिकल लेवल्स भी बहुत पुअर थे। चौथा फैक्टर हमने देखा अनसर्टेनिटी का, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस थी हमारी रेनफॉल पर, जिस कारणवश हमारी क्रॉप्स कई बार अच्छी भी होती थी और कई बार बेकार भी होती थी। फिर हम चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैंने आपको बताया था कि इसको याद रखने के लिए आप दो चीज़ें याद रखना। नंबर 1, हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बिल्कुल बुरी तरह ख़त्म कर दिया गया, और नंबर 2, मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट बहुत स्लो थी। तो अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं, यानी डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स की, उसमें पहला पॉइंट था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, यानी कि ब्रिटिशर्स ने बहुत भेदभाव के हिसाब से टैक्स की पॉलिसी लगा रखी थी। अगर हम अपने हैंडीक्राफ्ट्स को बाहर बेचना चाहते थे तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, जबकि अपने रॉ मटेरियल्स को या अपने फिनिश्ड गुड्स को खरीदने और बेचने पर ब्रिटिशर्स ने कोई टैक्स नहीं लगा रखा था। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने कवर करा था कि ब्रिटिशर्स अपने मशीन से बने हुए गुड्स को सस्ते दामों पे हमारे भारत देश में बेचा करते थे, जिस वजह से भी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई। तीसरा फैक्टर हमने देखा था कि लोगों की अपने चेंज और टेस्ट में और प्रेफरेंस में हुए, जिसकी वजह से भी लोगों ने अपने डोमेस्टिक गुड्स को खरीदना कम कर दिया, और ये भी एक कारण था हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डीके होने का। और पॉइंट नंबर 4, हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को इतना कोई एनकरेजमेंट भी नहीं मिलता था। पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे वो फिर भी इनको प्रोत्साहित करते थे, पर ब्रिटिशर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं करा, जिस कारणवश हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिके हुआ। फिर हमने दूसरे पॉइंट को कवर करा था, यानी कि स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, जिसमें हमने देखा कि हमारी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ एक लॉपसाइडेड ग्रोथ थी, यानी कुछ सेक्टर्स के अंदर तो इंडस्ट्रियां अच्छी डेवलप हुई, लेकिन बहुत सारे मेजॉरिटी एरिया के अंदर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ कुछ खास नहीं थी। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि हमारे देश के अंदर कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज की भी बहुत भारी कमी थी, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जिनसे हम मशीनें या टूल्स बनाते हैं उनकी तादाद बहुत कम हमारे देश में पाई जाती थी। तीसरा हमने पॉइंट यहाँ कवर करा था कि जो ओवरऑल हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी वो बहुत कम था। तो ये भी एक कारण है, ये भी दर्शाता है कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ रेट कितना कम था। और चौथा मैंने आपको ये भी पॉइंट बताया था कि जो ब्रिटिशर्स थे यानी पब्लिक सेक्टर, उनका रोल इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर बहुत लिमिटेड था, थोड़ा बहुत बिजली में, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन में, एंड दैट्स इट। कुल मिलाकर ये सारे पॉइंट्स थे जो दर्शाते थे हमारा वीक इंडस्ट्रियल सेक्टर।
फिर हम बढ़े थे आगे अपने अगले पार्ट में, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड बहुत ही सिंपल बात थी, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को एक्सपोर्टर बना दिया था रॉ मटेरियल्स का, और इंपोर्टर बना दिया था फिनिश्ड गुड्स का। तो किस तरह से हम लोग सिर्फ एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स को अपने रॉ मटेरियल, और उन्हीं के बने हुए फिनिश्ड गुड्स को हमें खरीदना पड़ता था। तो ये तो था पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे जितने भी फॉरेन ट्रेड्स होते थे उन पर मेजरली कंट्रोल ब्रिटिशर्स का ही होता था, और 50% से ज़्यादा जो भी हमारे एक्सपोर्ट होते थे तो वो ब्रिटिशर्स के साथ ही होते थे। फिर 1869 में जब स्विस कैनाल ओपन हुई तो उससे आना जाना और इजी हो गया, जिस वजह से ब्रिटिशर्स ने हमारे ट्रेड को और इजीली कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तीसरा पॉइंट, एक स्पेशल पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि जो भी हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस या ट्रेड सरप्लस होता था, एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब होता है कि जो भी हम सामान विदेशों में बेचकर पैसा कमाते हैं, उस एक्सपोर्ट सरप्लस को भी ब्रिटिशर्स ने अपने लड़ाई झगड़े के गुड्स खरीदने में, या फिर अपने एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में, या फिर अपने किसी पर्सनल सर्विसेज को इंपोर्ट करने में ही यूज कर लिया था, जिससे देश का कोई भी भला नहीं हुआ था। फिर हम आ गए थे डेमोग्राफिक प्रोफाइल पर। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब मैंने आपको बताया था कि जिसमें हम अपने पूरे पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक को कवर करते हैं। तो यहाँ पर तो अगर आपको याद हो लेक्चर में हमने देखा था कि सारी ही चीज़ें हमारी बेकार थी, लेकिन अगर फिर भी एक बार क्विकली रिकैप लें तो हमने देखा था कि हमारा बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था, डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, और 1921 में हम स्टेज 1 से पार करके स्टेज 2 में आ गए थे, इसीलिए 1921 को बोलते थे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। दूसरा, हमने ये भी देखा था कि लिटरेसी रेट हमारा बहुत कम था, महिलाओं का तो सिर्फ 7% था और ओवरऑल 16% था। इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि छोटे छोटे जो बच्चे 1 साल से कम की उम्र के आयु के होते हैं, उनकी मृत्यु भी बहुत ज़्यादा होती थी, 218 पर 1000। हेल्थ फैसिलिटी बहुत खराब थी, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमारे देश में बहुत कम थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर, जो अभी फिलहाल बढ़कर 69 या 70 ईयर्स तक पहुंच चुकी है। पॉवर्टी के लेवल्स भी बहुत हाई थे, यानी कि एक्सटेंसिव पॉवर्टी थी पूरे देश के अंदर, जो एक बुरी इंफॉर्मेशन थी। देन हमने कवर करा था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था काम काज, यानी कि पूरे इकोनॉमी के अगर जो 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो उसमें कहाँ पर कितना कामकाज हो रहा था। तो अगर आपको याद हो तो सबसे ज़्यादा बोलबाला था एग्रीकल्चर सेक्टर का, जिसमें अराउंड 72.7% जो जनता थी कामकाजी यानी वर्क फोर्स, वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही इन्वॉल्व थी। तो हमने देखा था कि ये एक प्रकार से अनबैलेंस्ड ग्रोथ को दर्शाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में तो इन्वॉल्व थे, पर इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर हमारा बहुत ज़्यादा ही पिछड़ा हुआ था। फिर हमने एक छोटा सा पॉइंट कवर करा था इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक या सोशल, 2 प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके स्कूल, हॉस्पिटल्स वगैरह आ जाते हैं, और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी सड़कें, बिजली, रेलवेज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसके अंदर अगर हम आपके पॉइंट्स को बताएं तो एक सबसे बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम कह सकते हैं वो था सिर्फ रेलवेज में, और जिसको एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ब्रिटिशर्स का माना भी गया। तो 1850 में जब ये रेलवेज इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में, तो वो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को दर्शाती थी, जिसका फायदा हमें वैसे भी हुआ। पर इसके अलावा अगर हम रोड्स की बात करें तो वो ब्रिटिशर्स ने सिर्फ अपने रॉ मटेरियल्स के मूवमेंट या आर्मी के मूवमेंट के लिए ही बनाई थी, पर्टिकुलरली आम जनता को इन रोड्स का कोई ज्यादा फायदा नहीं मिला था। इसके अलावा पानी या हवा से जो यातायात के साधन थे, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, वो बहुत ही पुअर थे, यानी कि फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री थे। और इसके अलावा अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो जो टेलीग्राफ्स या पोस्ट ऑफिस भी थे वो बहुत लिमिटेड थे या महंगे थे, तो आम जनता को इनका फायदा भी नहीं मिलता था। और फिर हम लास्ट कवर करते थे कि ऐसा आखिर ब्रिटिशर्स ने क्या करा कंट्रीब्यूट, जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चीजें थी ब्रिटिशर्स की। तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस में आपको मैंने बताया था सबसे पहला रेलवेज का इंट्रोडक्शन। तो जो ब्रिटिशर्स रेलवेज को इंडिया में इंट्रोड्यूस करा, उसका फायदा हमें मिला, वो एक तरह से हम कहते थे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। दूसरा, उन्होंने जो हमें एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन सिखाया, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कैश क्रॉप्स बनाकर हम बाजार में बेचना शुरू कर देते थे, तो इससे हमारे फार्मर्स को भी कुछ फायदा मिला, ये एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था। तीसरा, मैंने आपको बताया था कि किस तरह ब्रिटिशर्स के आने की वजह से हमने बार्टर सिस्टम को छोड़ दिया था और हम मॉनेटरी एक्सचेंज की तरफ बढ़ गए थे, नहीं तो हम आज भी बार्टर सिस्टम में ही लगे रहते। तो ये भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था। और चौथा और आखिरी, मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का तरीका था वो बहुत इफेक्टिव था। तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमने वही तरीका पूरा एक तरह से अडॉप्ट कर लिया, और ये भी कहीं ना कहीं विरासत में मिला हुआ हमें ब्रिटिशर्स की तरफ से एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था। तो कुल मिला के ये 4 हमारे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थे ब्रिटिशर्स की तरफ से।
तो ये पूरा का पूरा फुल रिकैप था हमारे इस चैप्टर का, जो मैंने बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में आपके साथ डिस्कस करा। अगर आपको इनकी सारी डिटेल्स अच्छे से जाननी हो तो आप प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देखना।